गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल स्टडी विद पुष्कर में। तो आज की वीडियो में हम लोग, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम हो चुका है कि सैयद वंश पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में, लास्ट वीडियो को भी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था बहलोल लोदी। तो आज हम लोग लोदीज़ के बारे में चर्चाएं करना स्टार्ट करेंगे। लोदीज़ कौन थे, कैसे आए, कैसे इनका सत्ता इन्होंने संभाली, कौन कौन से शासक हुए लोदी वंश में, और बेसिकली आज का वीडियो बहलोल लोदी के जीवन पर डिपेंड होगा। ओके, तो शुरुआत करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं, नए दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ये संबंधित वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, लगभग 50% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ ली है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कर लिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग कंटिन्यू अल्टरनेट होकर वीडियोस अपलोड कर देते हो, काफ़ी अच्छे स्तर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स, एक पॉइंट है जो रिसेंटली दो क्वेश्चन है जिसके बारे में मेरे पास मैसेज आया था। कि पहला तो क्वेश्चन है कि PDF फाइल्स अपलोड करने के लिए या PDF फाइल्स देने के लिए, कुछ बच्चों ने ऐसा बताया कि जो मैं पढ़ाता हूँ इसके ये नोट्स बने हो तो उसके PDF फाइल मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको मैं बता दूँ, आपको बहुत से चैनल्स मिलेंगे, बहुत से टीचर्स मिलेंगे, सब कोई मिलेगा, आपको बहुत ही आसानी से PDF फाइल अवेलेबल करवा देंगे या नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। मैं एग्री हूँ इस बात से, और फ्री ऑफ कॉस्ट पे अवेलेबल करवा देंगे। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आप लोग, यदि अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, नो डाउट। मैं आपको यथार्थता की बात बता रहा हूँ, कोई छुपी बात नहीं है। जो भी बंदा या कोई भी व्यक्ति यदि आपको PDF नोट्स अवेलेबल करवा दे रहा है, कुछ क्या फ्री में अवेलेबल करा दे रहा है या फिर किसी कुछ कॉस्ट लेके अवेलेबल करा दे रहा है, तो वो आपको तो आसानी से मिल रहा है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बड़े दार्शनिक ने भी ऐसी बात लिखी है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट पर आउटस्टैंडिंग कमांड रखना चाहते हैं तो उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। और पढ़ाने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि किसी दूसरे के नोट्स बना के आप पढ़ लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में कभी नहीं आएगी। मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि नोट्स हों चाहे ना हो, कोई अवेलेबल करा पाए और चाहे ना करवाए, आप अपने नोट्स स्वयं बनाइए। उससे एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। पढ़ने में जो फ्लो आएगा, एक तो लिखते लिखते आपको 2 बार रिविज़न भी हो जाएगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएंगे वो किसी भी नोट से कभी नहीं आएगी। और इसका जो सबसे अच्छा कंक्लूजन ये निकलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको लास्ट में सक्सेस दिलाएगी। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन उसको मैंने शॉर्ट आउट कर दिया कि PDF नोट्स आप खुद कोशिश करें कि खुद बनाएं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एक बच्चे ने ये भी मैसेज किया था कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के करंट के, वो काफ़ी डीप लेवल के होते हैं, अमूमन बच्चों के नॉलेज में पढ़े ही नहीं होते हैं। मिस्टर अंजनी त्रिपाठी तो काफ़ी क्वेश्चंस का उन्होंने अच्छे जवाब दिए, काफ़ी उनकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन अमूमन बच्चों का कहना होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी डीप होते हैं, उनके लेवल के नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन पूछ लूँगा, आपको हर किताब में मिल जाएंगे, तो आप उस सब टॉपिक को एनालाइज कभी करेंगे ही नहीं, उतना डीप जाने की कोशिश करेंगे नहीं। उस क्वेश्चन का आंसर को खोजने के लिए आप कितना टॉपिक पढ़ लेते हैं ये भी तो ध्यान से देखिए। मेरा सिर्फ ये मतलब मोटिव नहीं रहता कि आप सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर दे दें। मेरा मोटिव ये था कि उस क्वेश्चन को आंसर को ढूंढने के लिए आप कितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उस चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, बाकी तो मैं कोई यहाँ तो अवार्ड शो तो चल नहीं रहा कि लास्ट में मैं अवार्ड दूंगा या आपको ह्यूमिलिएट करूँगा, ऐसा कोई सीजन नहीं। बस ये मेरा सिंपल सा मोटिव रहता है कि आप उस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ओके, सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलकर या अच्छी अच्छी बातें बताकर बच्चों को मिसगाइड करना, ये अच्छी बात नहीं होती है। ओके, तो इसीलिए मैं साफ साफ जो कंडीशन है वो साफ साफ बताता हूँ कि PDF नोट्स खुद बनाएं, खुद मेहनत करें, किसी भी टॉपिक को रिसर्च करके, बिल्कुल तो एनालाइज करके पढ़े। कल को यदि उस टॉपिक को आपको किसी को बताना पड़े, पढ़ाना पड़े, या किसी डिबेट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़े, तो उसमें आपको नोट्स ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही इतना एलोबरेट कर दें कि सामने वाले को लगे कि बच्चे ने कमांड है सब्जेक्ट पर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था
बैड लग रहा मिस्टर अंजनी त्रिपाठी का भी, उन्होंने क्वेश्चन को सही से वो पकड़ नहीं पाए। आंसर सही दिया उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन को सही से पकड़ नहीं पाए। मेरा क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सेंटेंस सही है? कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होती है, बाध्य नहीं होती है, कुछ केसेस में बाध्य होती है और कुछ केसेस में बाध्य नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ देम। तो अमूमन बच्चों ने तो कहा बाध्य होती है, त्रिपाठी जी ने भी, मिस्टर अंजनी त्रिपाठी ने भी कहा बाध्य होती है। आर्टिकल 143 बिल्कुल सही आंसर उनका था। आर्टिकल 143 के तहत यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पर सलाह मांगते हैं तो वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं होती है मानना। और इस रेफरेंस में आप मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखिएगा, इसमें भी कई संशोधन हुए हैं। जो करंट में जो संशोधन ये है वो बाध्य है, नहीं तो कई बार इसमें संशोधन भी हो चुका। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाध्य है, कभी कहा नहीं बाध्य है। आप वीडियोस देख देखिए, डिस्कस कर लें, उसमें आपको एलैबोरेटली मैंने समझाया। लेकिन मैंने कहा सेंटेंस को क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ऑप्शंस भी देखिए ध्यान से सुनिए। थर्ड ऑप्शन था कुछ केसेस में बाध्य है और कुछ केसेस में बाध्य नहीं है। आंसर दिस इज राइट, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि देखिए अमूमन केसेस में तो बाध्य नहीं होता है, लेकिन जब संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, देखिए मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ, आप लोग डिस्कस करें वो वीडियोस में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मैंने एलैबोरेटली समझाया। मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। जितने भी ये संघ लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग हैं, इनके जैसे सपोज करिए संघ लोक सेवा आयोग को लेकर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हो, उनको हटा भी राष्ट्रपति सकते हैं, ठीक है। और लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा राष्ट्रपति ही सकते हैं। अब जब इनके हटाने का प्रोसेस आता है, जब कभी जैसे सपोज करिए यूपीएससी के चेयरमैन या यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं या फिर मेंबर्स हैं, इन पर किसी तरह का आरोप लगता है, कदाचार का आरोप लगता है या संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगता है, किसी भी तरह का आरोप लगता है, ठीक है, तो इनकी जब जाँच होती है, जब राष्ट्रपति के आदेश, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट जांच करते हैं इनके लगे आरोपों की, और उस रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देते हैं उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं मानने के लिए, ठीक है। जब जांच होती है यूपीएससी के जैसे या यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के संबंध में जांच होती है, किसी आरोप के संबंध में जांच होती है, तो उस संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देते हैं उसके वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है, और इसके बारे में आप डिटेल में मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ। यदि कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। सेकंड का ऑप्शन, यदि किसी बच्चे को कांटेक्ट करना हो तो मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा। मुझसे ईमेल आईडी बारे में रेफरेंस पूछें, बता दूंगा। एक बच्चे ने मुझसे कांटेक्ट नंबर मांगा था, रिसेंटली मांगा, ऐसे तो कई बच्चे मांग चुके हैं, उन्होंने पर्सनली मैसेज कर दिया था मुझे कि मुझे कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कीजिए। तो मैं कांटेक्ट नंबर तो नहीं, लेकिन हाँ ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा। एंड टुडे आज का क्वेश्चन होगा, आज का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सब कोई बच्चे इसके आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन है वित्त आयोग का रेफरेंस आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया गया है? इन विच आर्टिकल फाइनेंस कमीशन रिफर्ड? ओके, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? ओके, ये बताइए मुझे। ऐसे दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, किस आर्टिकल में है और गठन कौन करते हैं, ठीक। तो चलिए सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सारे डाउट खत्म होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब मिडवल हिस्ट्री चलते हैं। बहलोल लोदीज, एक बात आप लोग फिर समझिए, हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, उसके बाद खिलजीज आए, देन तुगलक आए, और फिर इसके बाद सैयद आए, एंड लास्ट वन इज लोदीज। अब बहलोल लोदी आ गए, लोदी वंश आ गया। लेकिन अब देखिए, पहले तो थोड़ा सा आपको कहा जाए बैकग्राउंड समझ लीजिए। लोदीज आ रहे हैं, इस समय स्थिति ये है कि पूरे भारतवर्ष में या जितने भी क्षेत्र है हिंदुस्तान का, इसमें हर जगह विद्रोह हो रहा है, छोटे छोटे राज्य हो रहे हैं, हर जगह विद्रोह चल रहा है। क्योंकि सैयद डायनेस्टी में ऐसा कोई भी शासक नहीं आया जिसने थोड़ा सा भी कहा जाए सुधार करने की कोशिश की हो, सब एक से बढ़ के एक अयोग्य शासक आते रहे। देन उसके बाद ऐसा मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि स्थिति ये हो गई थी, तैमूर के आने के बाद
तैमूर के अटैक के बाद ये स्थिति हो गई थी, इतने विद्रोह हो रहे थे, इतने अशांति फैल गई थी कि यदि बहलोल लोदी समय से सिंहासन ना बैठता तो हिंदू दिल्ली पर भी कब्जा कर लेते। हो सकता था कि जो ये तुर्कियों का शासन चल रहा था, ये कभी मुस्लिमों का शासन चल रहा था, वो खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहलोल लोदी आ गया। अब लोदी वंश के बाद एक नए कहा जाए प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ती है। क्या नींव पड़ती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहलोल लोदी कौन था, लोदीज कौन थे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहलोल लोदी के बारे में पूरा जीवन परिचय देखेंगे, किस किस तरह उसने किस चीज़ पर फोकस किया, उस सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोदी डायनेस्टी या फिर लोदी वंश। 1451 टू 1526। 26 सबको याद होगा ये डेट, पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसके बाद लोदी वंश के बाद सीधे मुगल्स पे ही आते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं ये लोदीज थे कौन। जो ये लोदी थे, एक बात याद रखिए, पेट क्वेश्चन होता है एग्जाम का। कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में या भारत में सबसे पहले अफगानों ने कब शासन किया था, पहले अफगान शासक का नाम क्या था, या पूछते हैं पहले अफगान कौन थे जिसने शासन किया था, पहले अफगान शासक कौन था, तो लोदी थे पहले अफगानी, प्योर अफगानी थे। देखिए अभी तक दिल्ली सल्तनत में कई आए थे, लेकिन जब प्योर तुर्की थे, और कुछ शासक ऐसे आए जो टर्की और अफगानी भी मिक्स थे, लेकिन ये प्योर अफगानी थे। ठीक, जिसे हम लोग अपनी भाषा में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इनको अपनी भाषा में लोग पठान बोलते हैं ना, शायद गलत हूँ, अगर गलत नहीं हूँ तो शायद इनको पठान बोलते हैं। तो अफगानी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आए भारत में शासक 1451 में इनका शासन स्टार्ट हुआ, बहलोल लोदी स्टार्ट किया। तो लोदी वंश में 3 शासक आते हैं। सिर्फ ये देखिए लगभग 75 ईयर्स तक इनका शासन चलता है। ठीक, 75 ईयर्स तक शासन चलता है, और इसमें सबसे पहले बहलोल लोदी, ये 51 टू 89, देन सिकंदर लोदी, (89 to 1517) और लास्ट वन इज इब्राहिम लोदी। ये 3 शासक होते हैं 17 to 26। ठीक, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट अफगानी थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा बहलोल लोदी का, 38 ईयर्स तक इसने लगभग शासन किया था। 38 सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा इसका। ओके, अब थोड़ा सा लोदीज के हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, कौन थे ये। जो लोदी थी ये अफगानी थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान के ये कहा जाए एक कबीला था, गिलजई कबीला, गिलजई। ठीक, गिलजई कबीले में एक लोदी शाखा थी, उसमें शाहूखेल कुटुंब से कोरिलेट करते थे बहलोल लोदी। ठीक है, शाहूखेल कुटुंब ये कबीला था, ये उस पर ब्रांच थी, और शाहूखेल ये उसका कुटुंब यानी कि फैमिली, खानदान जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तो उससे शाहूखेल से बिलोंग करता था बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी ना कहे, इसको हम कहा जाए बहराम लोदी कहें तो सो फार सो गुड होगा। ठीक है, बहराम लोदी क्यों कहा, क्योंकि ये बहलोल लोदी की जो ग्रैंडफादर थे वो बहराम लोदी थे। ठीक, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए लोदी की वो देखते हैं हिस्ट्री। आज मैंने कहा था 1437 जब मालवा के शासक महमूद खिलजी ने अचानक दिल्ली पर अटैक किया था, तो मोहम्मद शाह की हेल्प के लिए मोहम्मद गौरी को कॉल की गई थी। मोहम्मद गौरी 20 घुड़सवारों को लेकर आ गया था और सबको हरा दिया था। अचानक कैसे बाहुबली स्टाइल में आ गया बहलोल लोदी, तो उस पॉइंट पर देखते हैं। तो देखिए लोदीज पुरान अभी से नहीं थे, ये लगभग 1246 से थे, 1246 से, जब नसरुद्दीन महमूद का शासन था। नसरुद्दीन महमूद, आपको याद है कि स्लेव डायनेस्टी चल रही थी और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करके खुद प्रधानमंत्री के पद पर बैठा था, तो उस टाइम का टाइम पीरियड है। बलबन के टाइम पे ये अफगानी भारत आते हैं। ठीक, अब जब भारत आते हैं तो यहाँ पर ये कहा जाए एक
सैनिक के तौर पे, एक लड़ाकू के तौर पे भर्ती होते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, और बलबन इनको काफ़ी अच्छे तक यूटिलाइज भी करता है, हर युद्ध में इनको यूटिलाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख लेंगे, अभी रिसेंटली एक मुद्दा चर्चा में आया था नेपाल का, नेपाल की कहा जाए वो गोरखा जो कहा जाए गोरखा लोग होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, इनकी डिमांड भी इंडियन आर्मी में काफ़ी होती है, ठीक है। तो वैसे ही मान गए कि ये अफगानी थे जिनकी इस टाइम पे काफ़ी डिमांड थी। अब देखिए धीरे धीरे ये जब भर्ती हो गई, जब ये खिलजी डायनेस्टी आई, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो इसने इनको प्रमुख योद्धा के रूप में डेवलप किया, इनका डेवलपमेंट होता गया। एंड द लास्ट वन जब इनका तुगलक आए, देन तो इनको अच्छे अच्छे पद मिलने लगे, जागीरें मिलने, ज़मीन मिलने लगी, तो इनको गवर्नर के पद भी मिलने लगे। और धीरे धीरे जब तुगलक के बाद सैयद आ गए, तब तो इनकी पूरी पावर ही आ गई इनके हाथ में धीरे धीरे, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए, जब तक स्लेव डायनेस्टी रही, खिलजी रही, तुगलक रहे, तो तुगलक को भी हम ले गए सिर्फ फिरोज शाह तुगलक तक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक तक नहीं। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी और तुगलक, यहाँ तक दिल्ली सल्तनत का दूसरा ही प्रभाव था। यहाँ दिल्ली सल्तनत डेवलप कर रही थी हर बार एक नया शासन, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आया, गयासुद्दीन तुगलक आया और जलालुद्दीन खिलजी आए, ये सब दिल्ली सल्तनत को डेवलप कर रहे थे। बलबन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, दिल्ली क्षेत्र को एक्सटेंड करने की कोशिश की, हर तरह के लेवल को प्रॉस्पर करने की कोशिश की। लेकिन जब यहाँ तुगलक वक्त में मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसके कहा जाए बैड लक के कारण, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कुछ स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद एक तरह से कहा जाए पूरी सल्तनत गिर गई, पूरा जो ग्राफ था वो गिर गया डेवलपमेंट का। और जो इस ताबूत पे आखिरी गिरी थी, वो सैयद शाह के शासकों ने बिल्कुल तरह ताबूत में आखिरी गिरी की तरह ठोक दिया। अब दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति वो गिर रही है, बिल्कुल हर जगह विद्रोह हो रहे हैं, हर छोटे छोटे राज अपनी जय जयकार कर रहे हैं, अपनी नई दुकान खोले बैठे हैं। तभी कहा जाता है कि इस समय ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि हर छोटे छोटे हिंदू राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, और अगर इस टाइम पे लोदीज कंट्रोल ना करने आते तो दिल्ली पर भी हिंदू कंट्रोल कर लेते, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया 1426 में आते आते लोदीज यहाँ पे तुगलक वंश के बाद, सैयद वंश के बाद पूरी तरह पावर में आ चुके थे। जब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, तो लोग भी इनसे परिचित थे। ऐसा तो नहीं पहली बार अटैक करके सीधे हम सिंहासन में बैठने गए, धीरे धीरे लोगों को जनता के परिचय में आ चुके थे। तो जनता ने भी पब्लिक में उनका प्रॉपर प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनसे परिचित थे, ठीक। अब इस तरह अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, हमने सिर्फ लोदीज का हम लोगों ने हिस्ट्री देखी, अब बहलोल लोदी की हिस्ट्री देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, चलिए ठीक है। बहलोल लोदी को लेकर चलेंगे इसके ग्रैंडफादर से इसको लेके चलेंगे, ओके। तो सबसे पहले बहराम लोदी, इसके दादा आते हैं, ठीक। अब दादा ये नहीं भारत आ रहे हैं, ये दादा आते हैं इनके, जब ग्रैंडफादर होते हैं जो इनके एक अच्छी कंडीशन में आ रहे हैं, एक कहे समाज को दिखने वाली कंडीशन, आम नागरिक से लेवल से ऊपर उठ के जब चर्चा में आते हैं, तो ये होता है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आते हैं। और फिरोज शाह तुगलक का कोई अमीर होता, नोबल होता, उसके अंडर में ये कोई कार्य कर रहे होते हैं। अब इसके 5 पुत्र होते हैं, देखिएगा, लेकिन हम लोग 3 के बारे में देखेंगे, ठीक है। सुल्तान शाह, सबके बारे में नाम याद करने से कोई फायदा ही नहीं है। सुल्तान शाह, अब ये काला खां, ध्यान में देखिए, काला खां भी लिखा है, काला शाह भी लिखा है, और काला मलिक भी लिखा है, ठीक है। तीनों नाम अलग अलग राइटर ने लिख रखे हैं, लेकिन काला समझ में आया हमें चाहिए। और ये आलम खां, नाम याद रखिएगा, अभी सारे नाम जो जरूरी नाम है वही मैं लिख ही रहा हूँ। तो काला खां, अब देखिए बहराम शाह के 3 पुत्र थे, और जो सुल्तान शाह है,
सुल्तान शाह, थोड़ा सा मुझे याद करने दीजिए किसके अंडर में था। सुल्तान शाह बहरौम फिरोज शाह तुगलक के कंट्रोल में, ये फिरोज शाह तुगलक के जाओ में करता था। सुल्तान शाह आता है और सुल्तान शाह, ठीक है, याद आ गया। अब देखिए सुल्तान शाह, इसको थोड़ा सा यहाँ लाते हैं, ठीक। सुल्तान शाह जो सैयद वंश का लास्ट शासक था ना, सैयद वंश का लास्ट शासक नहीं, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मुझे याद करने दीजिए। तुगलक में सबसे लास्ट में है, ठीक है। तुगलक वंश का लास्ट शासक था नसरुद्दीन, ठीक है। अब इसके साथ एक इसका वजीर रहता था मल्लू, ओके, ये तो आपको पढ़ा है। अब ये सुल्तान शाह था, ये किसके साथ में था? खिज्र खां के। खिज्र खां के साथ में जॉब करता था, काम करता था। अब ये सुल्तान शाह ने इस मल्लू की हत्या कर दी थी, ठीक। उस टाइम आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, खिज्र खां के मल्लू की हत्या कर दी थी। इससे सुल्तान शाह काफ़ी खुश होता और इसी सुल्तान शाह को इस्माइल खां की उपाधि देता है, इस्माइल खां की उपाधि देता है। इस्माइल खां की उपाधि देने के साथ साथ इसको मुल्तान की सूबेदारी भी दे देता है। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स अभी सब एक कोलेट होंगे। मुल्तान की सूबेदारी दे देता है, ठीक। अब देखिए सुल्तान शाह का कैरियर सेट हो गया। अब यहां देखिए सुल्तान शाह के पुत्र का नाम है कुतुब खां, कुतुब खां, ठीक। अब इतना मानो समझ में आया। बहराम लोदी के 5 पुत्र हैं, लेकिन मैं 3 का नाम लिखा, सुल्तान शाह, काला खां और आलम खां। जो सुल्तान शाह है वो खिज्र खां के कंट्रोल में कार्य कर रहा है और उसने मल्लू की हत्या कर दी है। कैरियर सेट हो चुका है, मुल्तान की सूबेदारी मिल गई है, पुत्र है कुतुब खां, सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं बहलोल लोदी को। बहलोल, ऐसा कहा जाता है कि देखिए बहलोल लोदी जो पुत्र था वो काला खां का था और सुल्तान शाह उसका चाचा था। दोनों चाचा थे उसके, सुल्तान शाह और आलम खां। तो बहलोल लोदी काला खां का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि जब बहलोल लोदी का जन्म होना था तो जन्म के पूर्व ही इसकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो शल्य क्रिया के द्वारा इस बहलोल लोदी का जन्म होता है और इसी दौरान इसके पिता भी एक संघर्ष में मर जाते हैं, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद इसका जो पालन पोषण होता है बहलोल लोदी का, वो इसके चाचा सुल्तान शाह करते हैं। जो इसका पालन पोषण बहलोल लोदी का पालन पोषण करता है वो इसके चाचा सुल्तान शाह करते हैं, ठीक है, सुल्तान शाह करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर देते हैं, पुत्री का विवाह भी इससे कर देते हैं। एक पॉइंट ये था कि अब बहलोल लोदी का भी कैरियर सेट होने वाला है, थोड़ा देखिएगा। लेकिन जब सुल्तान शाह की मृत्यु होती है तो ये ऐसा नहीं होता जो बॉस के जिस अंडर में करते हो अपने बेटे को भी उसी बॉस के अंडर में लगा देते हैं। तो सुल्तान शाह ने भी यही किया। सुल्तान शाह ने कुतुब खां को ना कर उत्तराधिकारी बना के बहलोल को अपना उत्तराधिकारी बनाया और ये टाइम पीरियड चल रहा है मोहम्मद शाह का, ठीक है। खिज्र खां के बाद मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड आ चुका है। तो बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह उत्तराधिकारी, सुल्तान शाह तो उत्तराधिकारी बना गया है, तो मोहम्मद शाह अब सैयद बन के मोहम्मद शाह का शासक चल रहा है, ठीक है। मोहम्मद शाह इसको सरहिंदी की सूबेदारी दे देता है, सरहिंदी की सूबेदारी देकर, मतलब अब इसका कैरियर सेट हो गया, ठीक, कैरियर सेट हो गया, सूबेदारी मिल गई। लेकिन थोड़ा सा और बैकग्राउंड चलते हैं। बहलोल लोदी जब तक कैरियर सेट नहीं था तब तक क्या करता था, बहुत पॉइंट जोड़ने वाला आ रहा है। बहलोल लोदी घोड़ों का व्यापार करता था और टर्कीस वार में या तुर्कों की लड़ाइयों में घोड़ों का विशेष योगदान होता है। जितनी अच्छी नस्ल के घोड़े होंगे उतना आप युद्ध जीतेंगे, ठीक है। यही कारण था कि जब मोहम्मद शाह, अब देखिए बहलोल लोदी का घोड़ों का बहुत अच्छा नॉलेज भी था, व्यापार भी करता था और घोड़ों की प्रॉपर्टी भी उसके पास बहुत ज़्यादा हो गई थी। और धीरे धीरे जब इसे सरहिंदी का ये मिला था ना, तो क्योंकि घोड़े इसके पास काफ़ी थे और धीरे धीरे इसने अपनी सेना भी डेवलप करना शुरू कर दी थी। और अफगानियों के अभी हम और आगे जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें तो देखेंगे कि ये अपने पर्सनल सेना रखने लगे थे। तो धीरे धीरे इसने सरहिंदी के बाद लाहौर,
पंजाब का कुछ एरिया और राजस्थान का भी कुछ एरिया इसने अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है, राजस्थान का भी कुछ एरिया कंट्रोल कर लिया था। देखिए बहलोल लोधी कुल मिला के कहा जाए नॉर्थ वेस्ट साइड में एक अच्छी पकड़ धीरे धीरे बना रहा था। ठीक है, इधर मोहम्मद शाह, जब मोहम्मद शाह पे 1437 के आसपास मालवा के महमूद खिलजी ने अटैक किया था, तो उसने कॉल किया था बहलोल लोधी को, भैया हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि वो जानता था कि इतने सेना अपने पास रखने लगा था। वो सेना ये मामूली सेना नहीं थी, इसकी सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार थे। अब सोच लीजिए आप कि बहलोल लोधी अपने टाइम पे एक सिर्फ सूबेदार होके अपने पास 20,000, जिसकी सेना में सिर्फ घुड़सवार होंगे, उसकी सेना कितनी ताकतवर होगी। और वो जब आता है तो 1437 में महमूद खिलजी को पराजित कर देता है। इससे मोहम्मद शाह बहुत खुश होते हैं और उसे अपना, देखिए जब इसको पराजित, महमूद खिलजी को पराजित कर रहे हैं तो मोहम्मद शाह खुश होकर दो बातें कह रहा है, एक तो अपना पुत्र कह रहा है उसे, दोनों बार याद रखिएगा, पुत्र कह रहा है, और दूसरी बात खाना की उपाधि देता है, खान एक खाना। आप लोग कहेंगे लास्ट वीडियो मैंने खाने जहां बताया था, बिल्कुल सही, क्योंकि कहीं बुक में खाने जहां भी लिखा है, खान ए जहां भी लिखा है, तो मैंने दोनों बातें बता दी। अब खाने जहां बता दिए। अब देखिए बहलोल लोधी की आकांक्षाएं बहुत हद तक पूरी सल्तनत को कंट्रोल करने की थी। सेना उसके पास है ही, क्षेत्र उसका बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। लोधी से जनता भी काफ़ी हद तक कहा जाए इंट्रोड्यूस हो चुकी है। सैयद वंशों का शासक किस तरह था वो तो मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा कर लिया। जनता और सब अमीर सब इससे परेशान रहते थे, एक से बढ़ के एक लेजी रूलर्स आए थे। तो बहलोल लोधी सत्ता का हस्तांतरण करने की कोशिश करता है और 1443 में एक बार अटैक भी करता है, लेकिन वो हार जाता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर 1447 में भी अटैक करता है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो अब वो वेट कर रहा होता है कि धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा। तो 1447 के बाद जब अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा होता 1447 के आसपास, अलाउद्दीन आलम शाह को हमीद खान से, जो उनका वजीर होता है, देखिए सब पॉइंट मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। 1443 के आसपास अलाउद्दीन आलम शाह सुल्तान होता सैयद वंश का, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह सुल्तान होता सैयद वंश का। इसकी लड़ाई हो जाती है अपने वजीर हमीद खान से। तो अलाउद्दीन आलम शाह अब अपने आप को कहा जाए बदायूं में क्वारंटीन कर लेता है, ठीक है। तो अब कहता है मैं बदायूं के बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे शासन असर नहीं करना। अब इस स्थिति का फ़ायदा उठा के ये बहलोल लोधी के लिए एक अच्छा चांस होता है सत्ता हत्या आने का। तो हमीद खान या कि इसका वजीर जो होता है, यही खुद और जनता दोनों के कहा जाए इच्छा पर बहलोल लोधी सिंहासन में बैठता है, सिंहासन में बैठ जाता है और अपना राज्याभिषेक करता है। देखिए अभी राज्याभिषेक करवा रहा है, अभी 1447 में आके ये अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होता है कि हाँ, बहलोल लोधी अभी भी जनता के नज़र में और महान बनने की कोशिश कर रहा होता है। इसने कार्य क्यों किया, अभी हम लोग और जब इसका लाइफ का वैल्यूएशन करेंगे तो अब ये बात समझेंगे इसने ऐसा इसने क्यों किया ऐसा। देखिए 1447 में इसने क्या किया कि हाँ, इसका जो ये भाई था, चचेरा भाई कजिन था कुतुब खां, इसके साथ मिलकर, ठीक है, कुतुब खां के साथ मिलकर हमीद को कहा जाए कैद कर लिया या मार दिया। यहाँ से हमीद खान का चैप्टर क्लोज हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सारे अपने अनुयायियों के साथ वजीर से मिलने जाता है, क्योंकि वजीर का बोलबाला तो था ही उस समय, हमीद खान का बोलबाला काफ़ी था दरबार में। तो जब हमीद से मिलने जाता है अपने अनुयायियों के साथ, तो कुतुब खां पीछे से जंजीर लेके उससे गले में बांध देता है और कहता है कि अब आपको आराम की आवश्यकता है, आपने अपने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। और इससे बहुत ही आघात पहुंचता हमीद खान को। अब उसके बाद कहते हैं कि कुछ लोग राइटर्स लिखते हैं इसका वध कर दिया, कुछ कहते हैं इसको जेल में डाल दिया। मतलब कुल मिला के हमीद खान का चैप्टर क्लोज यहाँ से। अब यहाँ पे 1447 में जब इसने सिंहासन बैठा, उसके बाद हमीद खान का चैप्टर क्लोज किया। अब 1451 में ये अलाउद्दीन आलम शाह को एक पत्र लिखता है।
अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखता है। उसमें लिखता है कि आपके पिता ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं दिल्ली के सिंहासन पर आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। अब आप दिल्ली वापस आएँ और अपना सिंहासन ग्रहण करें। ऐसा कुछ लिखता है, ऐसी लैंग्वेज होती है। उसके रिप्लाई में अलाउद्दीन आलम शाह, क्योंकि लेथर्जिक टाइप का था, बहुत ही लेजी पर्सन था, कभी बदायूं के बाहर जाता ही नहीं था, तो उसके कुल मिला के साक्षरता में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तो उसने रिप्लाई किया था कि मेरे पिताजी ने आपको अपने पुत्र के रूप में पुत्र कहा है और मैं आपको अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूँ, इसलिए बड़े भाई के फेवर में मैं अपने राज का त्याग करता हूँ। ऐसा करके अलाउद्दीन आलम शाह कहते हैं चैप्टर अलाउद्दीन आलम शाह का ने सिंहासन त्याग कर दिया। अब 1451 में बहलोल लोदी बिल्कुल मतलब रॉयल तरीके से अब उसने अपना राज्याभिषेक करवाता है 1451 में, यानी कि अब कोई नहीं हमारा कोई अलाउद्दीन आलम शाह को अलाउद्दीन आलम शाह ने सरेंडर कर दिया, हमीद खान को मैंने ठिकाने लगा दिया, अब कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, मैं ही सत्ता पर संभालूंगा। और 1451 में बहलोल लोदी सिंहासन पर बैठता है और इसके बारे में फिरोज शाह भी फरिश्ते लिखता है कि बहलोल लोदी एक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया, एक पत्र व्यवहार के पहले और एक पत्र व्यवहार के बाद। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने देखा, काफी लंबी स्टोरी रही बहलोल लोदी की, जिसमें हम लोगों ने उस पर सिंहासन पर किस तरह बैठा उसने। 43 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहलोल लोदी सत्ता का सिद्धांत ऐसा करता है कि जिसमें एक भी ब्लडशेड नहीं होता, मतलब कोई भी रक्तपात नहीं हुआ, लेकिन उसने कोशिश की थी 43 में एक बार अटैक किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि मोहम्मद शाह कुल मिला के अयोग्यता के भंडार थे। अगर समरी के तौर पर देखा जाए तो सैयद वंश का कोई भी शासक योग्य नहीं रहा। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग बहलोल लोदी के जीवन में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ एक दो अचीवमेंट्स हैं उन पर देखेंगे। और इसने जो एडमिनिस्ट्रेशन में टर्कीज के बाद अफगानिस जब आए तो प्रशासन में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट में, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ अंतर आ रहा था, उन पर चर्चा करेंगे। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहलोल लोदी के हिस्ट्री पढ़ने पर और लोदीज की हिस्ट्री पढ़ने पर किस तरह वो सिंहासन में बैठता है और एक नए अफगान वंश या फर्स्ट अफगान वंश की स्थापना करता है, सत्ता बैठता है। स्थिति आप समझ ही रहे हैं, तैमूर के बाद दिल्ली की स्थिति बेकार हो चुकी थी और सैयदों ने और भी बेकार कर दी थी। स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, छोटे छोटे राज्य विद्रोह कर रहे हैं और हर राज्य अपना नई दुकान खोलने की कोशिश कर रहा है, हर राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश कर रहा है, हर राज्य जो लोकल पब्लिक है वो विद्रोह कर रही जरा से बातों में। तो उसका जो जीवन बीता इन्हीं सब विद्रोहों को दबाने में और दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी उसके पुनरुत्थान में ही बीता। उसका मेन स्ट्रक्चर अगर ये समरी कहा जाए तो उसके जीवन में उसने कोई भी विशेष चयन अभियान नहीं किए, ना तो दक्षिण में ना बंगाल में किसी तरह का नए राज्य विस्तार की कोशिश बिल्कुल नहीं की। उसका जो पूर्ण जीवन बीता वो दिल्ली की स्थिति को फिर से रिन्यूअल करने में और दूसरा विद्रोहों को दबाने में ही उसका जीवन बीता, 38 ईयर्स ऑलमोस्ट। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत अच्छा अचीवमेंट देखने को मिला। जौनपुर जो अभी तक किसी भी शासक ने पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया, यदि कंट्रोल किया तो उसके बाद फिर से आज़ाद हो गया, उसने जौनपुर पर पूरी तरह अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। जो जौनपुर को यही एकमात्र उसका अचीवमेंट माना जाता है। इसको आई थिंक 1479 में उसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। समरी तौर पर कहा जाए कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का अचीवमेंट किसने किया था, तो वो बहलोल लोदी ने किया था। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो जौनपुर का शासक था महमूद शाह, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही नाम था इसका, महमूद शाह, ठीक है। ये शर्की वंश का था, शर्की डायनेस्टी का था। और ये भी कहा जाता है कि जौनपुर शर्की डायनेस्टी खत्म किसने किया था, तो बहलोल लोदी ने किया था, शर्की डायनेस्टी, ठीक। तो इसकी जो वाइफ थी, जो उसकी वाइफ थी, पत्नी थी इसकी, वो सैयद वंश के लास्ट शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री थी, ठीक है।
ये अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री थी। तो कुल मिलाकर क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह को वही अब रिप्लेस करके बहलोल लोदी की सत्ता पर बैठा था, तो इसकी पुत्री हमेशा महमूद शाह से कहती थी कि दिल्ली पर अटैक करो, दिल्ली पर अटैक करो, दिल्ली पर अटैक करो। एक तो वाइफ कह रही है, इसकी बात माननी है, और दूसरा एक कारण ये है, एक तो पत्नी वाला कारण है, जिद कर रही है कि हमको दिल्ली चाहिए, दिल्ली चाहिए, और दूसरा कारण ये है कि महमूद शाह आलम शाह का दामाद होने के नाते स्वयं को दिल्ली का वैधानिक सुल्तान मानता था। कहता सुल्तान तो मैं हूँ, बहलोल लोदी क्यों बैठे हैं जाके, ठीक है। इस कारण वो कई बार दिल्ली पर अटैक कर रहा था, लेकिन जब 1450 में अटैक करता है तो हार जाता है। इसके बाद कई बार अटैक करता रहता है, बेसिक लड़ाई जो मेन लड़ाई होती है बहलोल लोदी से हार जाता है। लेकिन बहलोल लोदी कहता है पहचान वाले हो, परिवार का मामला वापस चले जाओ, हार के, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं करवाता। इसके बाद 1459 के आसपास मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा भी आके उसके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। बेटा अयोग्य होता तो उसे हुसैन शाह हरा देता है। अब देखिए हुसैन शाह कौन था, इसके बारे में हुसैन शाह जानने के बारे में देखिए, जब दिल्ली सल्तनत खत्म होगी ना तो उसके बाद जो नया चैप्टर होगा मुगल्स नहीं स्टार्ट करूँगा मैं। अभी तक देखिए हम लोग क्या करके किस अंदाजा पढ़ रहे हैं, अभी जो बेस है वो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली को हम बिल्ड करके अलग अलग राज्यों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब जब नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बेसिकली अन्य राज्यों को हम सेंट्रलाइज करते हुए दिल्ली के प्रति करेंगे, ठीक है। अभी हम दिल्ली को सेंटर में रखें, एक एक राज्य को सेंटर में रखते जाएंगे, जैसे जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, जैसे हम लोगों ने विजयनगर के बारे में बहुत ही ब्रीफली देख लिया, विजयनगर में कौन कौन शासक आया, किस तरह विजयनगर का पतन होता, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक एक राज्य पे एकदम मैंने कहा था मेडिवल हिस्ट्री मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर एक पॉइंट को मैं धीरे धीरे बढ़ चलूँगा, लेकिन हर एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा। तो हुसैन साहब को हम वो लोग वहाँ तभी डिस्कस कर लेंगे जब जौनपुर का हिस्ट्री पढ़ेंगे, ओके। तो उसमें ये भी नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज परेशान हो जाते, अभी इतिहास इतना बड़ा पोर्शन पढ़ा है, जौनपुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हर एक शासक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही हर एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट्स हैं जिनका दिल्ली से किसी तरह कनेक्शन है, जो बहुत हाईलाइटेड रहा है, उसी सब राज्यों पर पढ़ेंगे, सब राज्यों के बारे में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 1459 में हुसैन शाह आ जाता है, ठीक। अब हुसैन शाह और बहलोल लोदी में एक समझौता टाइप का हो जाता है कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, शांति से भाई भाई बनकर रहेंगे। लेकिन 4 साल बाद हुसैन शाह फिर अटैक कर देता है। जब बहलोल लोदी मुल्तान में होता है तो ये अटैक कर लेता है, तब बहलोल लोदी को मजबूरन अपनी उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, या कहा जाए एक संधि कटीटी करनी पड़ती है। लेकिन 1459 में बहलोल लोदी फाइनल अटैक करके हुसैन शाह को ख़त्म कर देता है, हुसैन शाह का रास्ता क्लियर कर दिया, और उसके बाद 1459 में जौनपुर को अपने अंडर में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक, जौनपुर को। यही उसका एकमात्र अचीवमेंट रहा। इसके बाद एक और उसने सैन्य अभियान किया, आई थिंक ये था 1486-87 के आसपास, ठीक है। ग्वालियर का अभियान था, यहाँ के राजा थे राजा कीर्ति सिंह, या कहीं से में रामशरण भी लिखा रहता है, ठीक है। तो राजा कीर्ति सिंह थे, इस पर क्यों अटैक किया था, क्योंकि इन्होंने हुसैन शाह को भागते में शरण दी थी, हुसैन शाह को इन्होंने शरण दी थी, राजा कीर्ति सिंह नाम था इनका, शरण दी थी। तो इनको और राजा कीर्ति सिंह ने पोलाइटली अधीनता स्वीकार कर ली और नमस्कार कर लिया। अब इसके बाद इसी अभियान से लौटते टाइम 1489 में लू लग जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है, ठीक। चैप्टर क्लोज, बहलोल लोदी का काम खत्म, ठीक है। बहलोल लोदी कुछ खास नहीं रहा। अब देखिए बहलोल लोदी के 9 पुत्र होते हैं, ठीक है, 9 पुत्र होते हैं, और 9 पुत्र में निज़ाम खान, सिकंदर लोदी, गजे सिकंदरी, ठीक है, चाहे सिकंदर लोदी बोले, गजे सिकंदरी बोल दीजिए, या निज़ाम खान, मूल नाम निज़ाम खान होता है, जो उसके सरगद्दी पर बैठता है, ठीक। तो और जब इसके पहले ही 1485 में बहलोल लोदी अपना ये मान के अब बूढ़ा हो गया हूँ, राज्य का बंटवारा कर देना चाहिए, तो अपने सारे पुत्रों में अपने राज्य का बंटवारा कर देता है, और कुछ राज्य अफगान अमीरों को भी दे देता है। और इसमें जो याद रखिएगा, जो मेन है जौनपुर, विवाद की जड़ भाई बनेगा जौनपुर, ठीक। जौनपुर को देता है बारबक खान। देखिए अभी हम पूरी इसकी फैमिली के बारे में एक थोड़ा सा चार्ट टाइप का बना दूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे बारबक खान कौन था और निज़ाम खान में दोनों में अंतर क्या था।
और जो पंजाब, दिल्ली, दोआब का क्षेत्र है, जो मेन अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, वो दिया इसने निज़ाम खान को, क्योंकि बहलोल लोदी भी अपने तीसरे पुत्र निज़ाम खान को सबसे योग्यतम समझता खुद ही, और उसने इसी को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था। निज़ाम खान मतलब वो सिकंदर लोदी, ठीक। और ये याद रखिएगा, जौनपुर बारबक खां और उत्तराधिकारी निज़ाम खान। इसके बाद 1489 में बहलोल लोदी खत्म हो जाता है, मर जाते हैं, चैप्टर क्लोज, ठीक, काम खत्म इनका। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखें कि क्या डिफरेंसेस आए थे टर्कीज और अफगानियों के बीच में। तो उन डिफरेंसेस को एलोबरेट करने के लिए सीधे सीधे हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बहलोल लोदी का कैरेक्टर स्केच, दोनों पॉइंट एक साथ मर्ज हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट बहलोल लोदी के बारे में देखते हैं। बहलोल लोदी एक देखिए, नो डाउट एक योग्यतम शासक था। उसने कभी भी ऐसी कोई गलती करने की कोशिश नहीं की जिससे विद्रोह हो जाए, ठीक। उसने सबसे अच्छी उसकी जो क्वालिटी बताई गई थी, वाकपटुता, समझदारी, कूटनीतिज्ञ, ठीक है, समझदार, यथार्थता में यकीन रखता था। कभी भी हमेशा वो किसी भी झगड़े को युद्ध से नहीं डिसाइड करता था। उसके ये जो है पॉइंट बोलता हूँ, ये सब नोट करिएगा, डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक आ रहा है जो इस बात पे डिसाइड करता है कि इस बात पे एंड जस्टिफाई द मीन, मतलब जो आपका कंक्लूजन या जो निर्णय आ रहा है वो किस तरह से रास्ते पे चलकर आ रहा है, ये भी जस्टिफाई होना चाहिए। उसका कहने का मतलब निर्णय ये था कि यदि एग्जाम्पल तौर पर समझिए, यदि किसी आप राज्य को जीत रहे हैं, अभी तक ऐसे राजाओं की पॉलिसी ये थी कि राज्य को मुझे जीतना है, चाहे उसके लिए लाशों का ढेर लगा दिया जाए, ठीक, चाहे जितने लोग मर रहे हैं मार दिया जाए, मुझे उस राज्य को जीतना है। लेकिन अब बहलोल लोदी की ये पॉलिसी नहीं रही है। उसका एंड जस्टिफाई द मीन, मतलब आपको जो राज्य जीतना है उसको किस तरह जीत रहे हैं। मीन मतलब साधन भी डिसाइड होने चाहिए, साधन भी उचित होने चाहिए। अनुचित साधन से आप किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। बहलोल लोदी की ये फिलॉसफी आती है। इसीलिए उसके राज्य में कभी भी ये देखने की कोशिश की गई कि इंटरनली कम विद्रोह हुए, जो बाहर के हिंदू शासक थे वही ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे। अमीरों का उसका पूरा सपोर्ट रहा। मैंने क्या कूटनीतिक वाकपटुता उसमें बहुत अच्छी थी। वो हमेशा ज़्यादातर विवाद बातचीत से सुलझाना पसंद करता था, ना कि लड़ाई से। इसने यहां पर भी देखिए, सुसैन शाह से पहले संधि करने की कोशिश की, लेकिन जब सुसैन शाह ने गलती की तब उसको युद्ध में पराजित किया। तो पहला कारण है, पहला जो उसका है एंड जस्टिफाई द मीन। इसका मतलब आप समझ लीजिए, एंड जस्टिफाई द मीन, कि उसका कहने का मतलब ये कि आपकी जो डिसीजन आएंगे, जो आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के साधन भी उचित होने चाहिए, जिससे जनता का सहयोग मिलता रहता है, जनता का प्रेम भी मिलता रहता है, और राज्य में विद्रोह की भावनाएं भी नहीं उत्पन्न होती हैं। कारण इसका यही था कि वह अब दिल्ली सल्तनत को पुनरुत्थान करना चाहता था, ना कि उसको फिर से उसका ग्राफ गिराना चाहता था, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ही इज फर्स्ट एमंग इक्वल। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं। ही इज फर्स्ट एमंग इक्वल। अब देखिए, टर्कीज में और अफगानियों में एक बेसिक कॉन्सेप्ट अंतर आ रहा है। एक देखिए, टर्कीज में अभी तक क्या हो रहा था, एक मोनार्ची चली आ रही थी। मोनार्ची राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा चला आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अफगानियों में ऐसा नहीं हो रहा था। अफगानी में ऐसा हो रहा था कि जो अमीर होते हैं, जो
अमीर उनके ग्रुप में होते थे वो डिसाइड करते थे कि हमारा राजा कौन बनेगा, और राजा ना कहकर उनको वो लीडर कहते थे, उन्हें किंग ना कहकर, उन्हें रूलर ना कहकर उन्हें लीडर कहते थे कि वो हमारा नेता होगा, राजा सुल्तान नहीं होगा। इसीलिए उसे कहा जाता है ही इज़ फर्स्ट एमंग इक्वल, वो अमीरों में से एक चुना जाएगा। यदि उसके बाद राजा का शासक के बाद राजा का खुद शासक बनेगा, लेकिन यदि उस शासक ने कुछ गलती की तो अमीर उसको अपने पद से अबदस्त कर देंगे। एक नई पॉलिसी, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा था, कहा जाए कि किंगडम में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी टर्कीज में क्या होता है कि सुल्तान ही सब कुछ होता है, उसका कोई चुनाव नहीं होता। यहाँ पे बहलोल लोदी का चुनाव किया गया था, उसको सुल्तान बनाया बैठाया, अमीरों ने उसे सुल्तान बनाया था, किसी और को नहीं बनाया था। इसीलिए बहलोल लोदी एक कहा जाए उनका एक नेतृत्व कर रहा था, नेता टाइप का था, और वो उन्हीं अमीरों में से एक। उसने अपनी घोषणा भी कर रखी थी कि मैं अमीरों का अमीर हूँ, मैं मतलब अमीरों से ही एक हूँ, ठीक है। और वहाँ पे टर्कीज में क्या हो रहा था, एक सुल्तान होता था जो जिसकी हत्या करके सत्ता हथिया ले वही सुल्तान है, और कोई सुल्तान नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था, हत्या करने वाला सीन ही नहीं आ रहा था। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो अमीर उसको आपको हटा देंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बहलोल लोदी तक ही सीमित रहा। इसके बाद सिकंदर लोदी ने थोड़ा सा इसको कहा जाए अवॉइड कर, अलाउद्दीन वाली पॉलिसी अप्लाई कोशिश की। जब सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे अलाउद्दीन वाली पॉलिसी अप्लाई कोशिश की कि मैं ही सुल्तान हूँ, ज़्यादा 3-5 करोगे तो रास्ते से हटा दूंगा, ठीक है। अलाउद्दीन ने वो कॉन्सेप्ट रहा था, ये सिकंदर लोदी ने वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने तो सब कुछ बेकार कर दिया, सब इसीलिए उसे सन की शासक कहा गया। तो वो सब पॉइंट्स बात की पॉइंट है। लेकिन बहलोल लोदी ने एक कहा जाए एक कोऑर्डिनेशन वाला फॉर्मूला अपनाया था, सबको साथ लेके चलना है। और अमीरों के लिए ये काफ़ी वेट कहा जाए नोबल्स जिन्हें बोलते थे, नोबल्स बोलते थे, ओके। नोबल्स के ये अमीरों के बीच में अपने आप को अमीरों का अमीर कहा जाता था। और नोबल्स के बारे में इसकी काफ़ी अच्छी थिंकिंग थी। थिंकिंग क्या थी, ये कभी भी एकमात्र दिल्ली का शासक रहा जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। ये अमीरों के सामने कालीन पर, कहते कारपेट पर बैठता था, और अमीरों को भी उसी कारपेट पर बैठाता था। अमीरों के साथ ही सिंहासन के सामने दरी बिछा ली, उसमें सब कोई बैठ के लूडो खेल रहे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अमीरों की इसके मन में सम्मान भी था। अमीरों के मन में क्यों सम्मान था, क्योंकि इस सत्ता पे बैठाला हुआ था। दूसरी बात, अमीरों का इतना सम्मान करता था, यदि कोई अमीर दुखी हो जाता था, इससे नाराज़ हो जाता था या फिर बीमार हो जाता था तो उसके घर जाता था, उससे देखभाल पूछने, उसका कहा जाए सारे दुख का कारण पूछने, उसकी बीमारी का हाल जानने घर जाया करता था। यदि कोई अमीर उससे असंतुष्ट हो जाता था, ठीक है, तो उसके सामने कहा जाता है कि उसके सामने ये पगड़ी उतार के रख देता था और कहता कि यदि आप मुझे योग्य नहीं समझते हैं तो मुझे पद से अबदस्त करके जिसे भी योग्य समझते हो उसको अपना नेता या सुल्तान बना दीजिए। मतलब उस सुल्तान को ये बहलोल लोदी की पॉलिसी रही। अब अमीरों को इस तरह उसने ट्रीट किया था जिसके कारण इसका एक फ़ायदा भी हुआ। इसके राज में देखिए मैंने क्या बताया था, अफ़गान जो अमीर थे अपने आप में काफ़ी पावरफुल इंसान थे, अपने एक अलग सेना ही बना रखे थे। इससे उसको सपोर्ट भी बिना नोबल्स का, कभी भी राज में विद्रोह होता था तो अगर ये कहीं और विद्रोह है तो ये नोबल्स के सेना को भेजता था कि जाके मार के आओ, ठीक है। तो नोबल्स का इसको सपोर्ट मिलता था और इसी कारण इसने पर्याप्त कंट्रोल दिल्ली सल्तनत पे, तभी तो 38 ईयर्स तक शासन ऐसे थोड़ी किया। नोबल्स का इसको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहा, अमीरों का इसको प्रॉपर सपोर्ट मिला, जिसके कारण इसका लाइफ सक्सेस हुई, ठीक है। अब इसके बारे में एक कहा जाए एक मिथक भी है या फिर एक अपना ओपिनियन भी रखते हैं। नोबल्स का इसने बहलोल लोदी सम्मान करता था, लेकिन कुछ राइटर ऐसा लिखते हैं कि नोबल्स का सम्मान नहीं करता था, ये इसकी मजबूरी थी, ये इसकी मजबूरी थी। यदि नोबल्स का ये सम्मान न करता ना तो पहली बात पद से हटा दिया जाता, और दूसरी बात अगर पद से हटता भी नहीं, क्योंकि अब ये कहता मेरी भी सेना है, लड़ लो जितना लड़ना हो, तो नोबल्स विद्रोह करते और जिसके कारण दिल्ली में अव्यवस्था फैलती। तो कुछ राइटर्स लिखते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था को समझाने के लिए मजबूरी पूर्वक वो अमीरों के सामने हाथ जोड़े खड़ा था कि अमीर उसका विद्रोह ना करें, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसके लाइफ में एक ही इसका
कहा जाए लाइफ का एक ही सैन्य अभियान होता है जौनपुर का, और कुछ खास नहीं है। अब देखिए एक बात और, ये काफ़ी उदार प्रवृत्ति का भी था, ठीक, काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था। कहा जाता है कि इसके राज्य के फाटक से कभी भी कोई निर्धन या भिखारी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। काफ़ी उदार प्रवृत्ति का इंसान था, ठीक है। दूसरी पॉइंट, ये स्त्रियों का सम्मान भी इसने बहुत किया। स्त्रियों का सम्मान करता था। स्त्रियों को सम्मान क्यों, उसके पता चला, क्योंकि जब ये इससे युद्ध कर रहा था हुसैन शाह था 1479 में, तो हुसैन शाह की पत्नी इसके अधिकार क्षेत्र में आ गई थी, इसके कंट्रोल में आ गई थी, या इसके महल में किसी तरह पहुंच गए। तो इसने उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक सुरक्षा के साथ हुसैन शाह के महल में पहुंचा दिया था। इससे समझ में आता है कि स्त्रियों का सम्मान भी करता है। अब दूसरी बात, धर्म से धार्मिक अनुराग के विषय में देखते हैं, तो ये देखिए ये मुस्लिम धर्म का अनुरागी था, मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करता था, लेकिन अभी भी उलेमाओं को सम्मान करता, सबका सम्मान करता था, लेकिन धर्मांध नहीं था, फैनेटिक नहीं था, कट्टर नहीं था, धर्मांध नहीं था। जैसे फिरोज शाह तुगलक की आप बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल धर्मांध था, उलेमा जैसा जैसा कहते थे डिट्टो वैसा फॉलो कर देता था, लेकिन ऐसा नहीं माना गया, बहलौल लोदी नहीं माना, ये बहलौल लोदी ऐसा नहीं था। अब हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर राइटर्स ऐसा लिखते हैं कि हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार था, लेकिन अगर समरी के तौर पे आप इस बात को रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि हिंदुओं की उदारता के समय इसने कोई कार्य ही नहीं किया। कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति उदारता नहीं, क्यों नहीं। और दूसरी बात देखिए, हिंदुओं के प्रति उदार नहीं था, ये जनता के प्रति उदार था, ठीक है, जनता, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये जनता के प्रति उदार था। जो जनता में हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग होते थे, तो जनता के प्रति उदार था। और क्योंकि ज़्यादातर हिंदू राज्य तो इसके टाइम पे स्वतंत्र थे ही, तो अत्याचार करता किस पे, अपनी जनता पे कर नहीं सकता, दूसरे राज्य स्वतंत्र हैं, तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति उदार था। तो ये नहीं माना जा सकता कि ये हिंदू के प्रति उदार था। और अभी तक जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक आए हैं उनमें मोस्टली ये देखने को मिला है कि हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में किसी का पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर वे में ठीक नहीं रहा है। तो ये भी माना जा सकता है कि बहलौल लोदी का भी हिंदुओं के प्रति कहा जाए हिंदुओं के प्रति जो उनका रेफरेंस था कुछ खास नहीं रहा होगा। इसके हिंदू के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिल पाता है। ओके, ठीक है, और कोई पॉइंट बचता है तो ठीक है, बस इतना काफ़ी है, इतना लिख देंगे आप, पर्याप्त नंबर मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या लिख पाएंगे और कुछ है भी नहीं। तो बहलौल लोदी के बारे में हम लोगों ने देखा, पूरी हिस्ट्री देखी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा है भी क्या, कहाँ मिल पाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बहलौल लोदी के बारे में देखो और पॉइंट्स याद आता है तो मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही याद आ रहा है तो इतना पर्याप्त है और कोई खास पढ़ने। लेकिन बहलौल लोदी को जब आप भविष्य में पढ़ेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। पहली बात, इसने जो एक दरबार में अभी दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी चल रही है, एक जो शासन करने का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, अमीरों को अपने इक्विवेलेंट बना लिया या खुद अमीरों के इक्विवेलेंट बन गया। कालीन में सबको बैठता था, अमीरों को बैठा के खुद खड़ा रहता था, अमीरों के पूरी तरह कंट्रोल में था। दूसरी बात, एक ऐसा शासक जो साधन पे यकीन रखता था, टारगेट पर नहीं। वो उसका मानना था कि आपके उद्देश्य तो महत्व रखता है और उद्देश्य पाने की योजनाएं भी महत्व रखती हैं। ये पॉइंट, ओके, ये दोनों पॉइंट बहलौल लोदी के टाइम पे हाईलाइटेड होते हैं। समरी के तौर पे 2 पॉइंट्स ये, और अगर ये कहा जाए बहलौल लोदी के अचीवमेंट्स में तो सिर्फ एक ही अचीवमेंट रही, पहली अचीवमेंट नहीं, अगर देखें समरी के तौर पर 2 अचीवमेंट रही। तो पहली अचीवमेंट रहा जौनपुर का एनेक्सेशन और दूसरी अचीवमेंट रही दिल्ली सल्तनत को पुनर्जीवित कर दिया इसने। अब बहलौल लोदी ने दिल्ली सल्तनत को पुनर्जीवित कर दिया, अब दिल्ली सल्तनत नई तरीके से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहलौल लोदी पढ़ लिया। बहलौल लोदी के बारे में इतना पर्याप्त है। अगर कुछ पॉइंट्स नए आते हैं, यदि आपको कोई पॉइंट्स समझ में नहीं आते तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा भी पॉइंट और बाकी है। सिकंदर लोदी के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। सिकंदर लोदी पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ी सी बहलौल लोदी की फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं, कौन क्या था, तो सिकंदर लोदी और समझ में आएगा। बस थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का वीडियो, उसको भी पढ़ के हम लोग सिकंदर लोदी को थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज देख के सिकंदर लोदी का जब तक आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्यों करते हैं उसके आगे।
तो बहलोल लोदी के जीवन के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सिकंदर लोदी का थोड़ा सा बस जो परिवर्तन आए थे उसके बारे में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी सब उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा आप एलिमेंट्री देख लेते हैं। तो उसके पहले अब जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा उसके पहले मैं लोदी वंश की थोड़ी सी आपको डायनेस्टी समझा दूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले बहराम लोदी होता है जो दादा होता है, ठीक है, बहलोल लोदी का। इसके 5 पुत्र होते हैं, देखिए हम लोग कहेंगे 3 ही के बारे में हम लोग देगा। टोटल 5 पुत्र हैं लेकिन हम लोग 3 था। सुल्तान शाह या सुल्तान खान भी नाम था, जिसे इस्माइल खां की उपाधि दी गई थी। ओके, इसके बाद काला खां जो बहलोल लोदी के पिता होते हैं, और इधर आलम खान, आलम खान ही नाम था शायद, चाचा थे उसके, ठीक है। तो अब काला खान इसको लेके चलते हैं, काला खान को लेके। बेटा है इसका बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, मतलब जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन्हीं पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। अब बहलोल लोदी की 2 शादियाँ हुई थी, ठीक है। एक हुई थी इसी की बेटी सुल्तान खां की पुत्री से विवाह कर लिया था, मैंने बताया था, ठीक है। और इससे इसके 2 पुत्र थे, ख्वाजा वाजिद और बारबाग खां, बारबाग खां। और यहाँ पे कौन था, ये जुबंद, जयबंद नाम था इसका, जयबंद। और ये सुनार की पुत्री थी, इसका नाम सुनार की पुत्री थी, ठीक है, प्योर अफगानी नहीं थी। और इससे इसके सुनार की पुत्री से इसके लगभग 7 पुत्र थे, ठीक है। जो नाम याद आ रहे हैं मैं वही बता पाऊंगा। निज़ाम खान, ठीक है, सिकंदर लोदी, निज़ाम खान, आलम खान, मुबारक खान। अगर हो सके तो गलत हो तो मुझे बता दीजिए, राइट कर दीजिएगा। मुबारक खान था, ओके, आलम हो गया, मुबारक हो गया, याकूब खान हो गया, ठीक है, फतेह खान, मूसा खान और जलाल खान। 7 हो गए क्या? 1 2 3 7 हो गया, ठीक है, सारे याद आ गए। ओके, अब निज़ाम खान के भी कुछ 2-3 पुत्र थे, उनके भी नाम देख लेते हैं कितने थे। एक तो इब्राहिम मेन था, इब्राहिम लोदी आएगा इसके बाद। और इब्राहिम के बाद इस्माइल खान, इस्माइल खान। और इसके बाद है हुसैन और महमूद, ठीक है, पूरी डायनेस्टी हो गई। काफ़ी अच्छा याद आ गया। ओके, तो हम लोग बहलोल लोदी लेके चलते हैं। अब ये याद रखिएगा, जयबंद ये आएगा, ये करेक्टर बहुत आएगा, ये करेक्टर और ये करेक्टर, ठीक है। बीच में अभी एक बार एक आलम खान, ये भी करेक्टर आ जाएगा, फतेह खान भी आ जाएगा, आलम खान, ये एक चाचा हैं और एक ठीक है यार, ये नहीं, ये इसका नाम मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, ठीक है, नाम गड़बड़ है लेकिन इसका हाईलाइटेड नहीं होगा। ओके, तो चलिए, सिकंदर लोदी, निज़ाम खान, सिकंदर लोदी, शॉर्टली देख लेते हैं क्या था, कैसे गद्दी बैठता है, कैसे क्या 1489 to 1517, लगभग 26 ईयर तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का सबसे योग्य और तीसरा पुत्र था। 1 2 3 निज़ाम खान, इसका मूल नाम निज़ाम का था और सिकंदर शाह नाम से गद्दी पर बैठता था। अब देखिए, कोई बहलोल लोदी के बारे में कुछ लोग बताते हैं इसने बहलोल शाह गाजी नाम से भी सिंहासन पर बैठा था, लेकिन इसके बारे में कोई तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया। लेकिन कुछ एक दो लेक्चर्स पर मैंने सुन रखा है, अच्छे प्रोफेसर्स के लेक्चर्स है, उन्होंने कहा है कि बहलोल शाह गाजी के नाम से सिंहासन में बैठा था। क्योंकि मेरे पास कोई अथेंटिक राइटर्स की बुक नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स थे, तो मैंने इसको बाद में बताना उचित नहीं समझा था, लेकिन अभी मुझे याद आया क्योंकि ये सिकंदर शाह नाम से ये गद्दी पर बैठा था। ओके, तो सिकंदर शाह नाम से गद्दी पर बैठा। इसके गद्दी पर बैठते टाइम एक विवाद भी छिड़ा था। विवाद क्या छिड़ा था? क्योंकि सब लोग चाहते थे कि बाराक खां को गद्दी पर बैठाला जाए, बारबक खान को गद्दी पर बैठाला जाए, जो जौनपुर का शासक था।
लेकिन अमीर किसके साथ थे? अमीरों का जो विशेष दल, जो ताकतवर दल था, वो सिकंदर लोदी के साथ था। इसीलिए सिकंदर लोदी को सत्ता पे बैठाला गया, कहा जाए सिंहासन पे बैठाला गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है? सिकंदर लोदी गद्दी बैठ गया, लेकिन ये भी एक समझदार शासकों में गिना गया, समझदार और कूटनीतिज्ञ शासक में। उस तरह उदार नहीं, बहलोल लोदी तरह उदार नहीं था, वाकई में समझदार था। ये बहुत दूर की देख रहा होता है। तो इसने देखिए अपनी आंतरिक कलह को खत्म करने से सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का निर्णय लिया। जो अब अपने इंटरनल मामलों में जो इसके रिश्तेदार हैं जो विद्रोह ना करें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो सबसे पहले इसने विद्रोह करने, जो कहा जाए शासन में द्वैध कलह की स्थिति न उत्पन्न हो, क्योंकि बारबक खान भी चाहता था सत्ता में आना। तो इसने जौनपुर इसके कंट्रोल में था। तो इसने एक बार बारबक खान को समझौता करने के लिए कहा कि समझौता कर लो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, तुम जौनपुर में रहना, हम यहाँ रहेंगे, मिल के शासन करेंगे। लेकिन जौनपुर में देखिए हुसैन शाह जो भागा हुआ था, ठीक है, हुसैन शाह इसको भड़का देता है और दोनों की स्थिति सिकंदर लोदी और बाबक शाह के बीच में संघर्ष की तैयार रहती है। दोनों युद्ध करते हैं जिसमें बाबक शाह हार जाता है, लेकिन फिर भी सिकंदर लोदी उदारता पूर्वक उसको जौनपुर का शासक फिर से बना देता है। और फिर हुसैन शाह कहता है, उसको भड़काता है, उसके राज्य में विद्रोह कराता है। जिस विद्रोह का बाबक शाह जौनपुर से भाग जाता है, सिकंदर लोदी जौनपुर जाता है, विद्रोह को दबाता है और बाबक शाह को पुनः गद्दी पर बैठाता है, मतलब पुनः गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद भी बारबक शाह एक अयोग्य शासक की, एक गैर जिम्मेदाराना कार्य कर रहा होता है, एक अयोग्य शासक की भूमिका निभा रहा होता है। लेकिन जौनपुर का शासक है, लेकिन मेन शासक तो सिकंदर लोदी है। तो अंत में सिकंदर लोदी उसको पद से हटा देता है, पद से हटाकर कैद कर लेता है और अपना एक सूबेदार वहाँ पे नियुक्त कर देता है जौनपुर के लिए। कुल मिलाकर जब मान नहीं रहे तो हटाना ही पड़ेगा, क्या किया जाए, हम प्यार समझा रहे, मान ही नहीं रहे। उसके बाद इनके एक आलम खां चाचा जी थे, ये भी विद्रोह कर रहे थे कि हमको सत्ता दो, हम बड़े हैं, हम चाचा हैं तुम्हारे, हमको सत्ता दो। तो इनको भी समझदार, इनको भी समझौता कर लेता है, इनको इटावा की सूबेदारी दे दी जाती है, इटावा की सूबेदारी दी जाती है। इन चाचा के एक पुत्र थे आजम हुमायूं करके शायद नाम है उनका, ठीक है, नाम शायद कंफर्म ना, आजम खान या आजम हुमायूं ऐसे कुछ करके नाम था। तो उनका, वो भी विद्रोह कर रहे थे, तो उनको फिर चाचा जाने तो समझाया नहीं, उनको सही में अधीनता स्वीकार कर ली, उसको अधीनता स्वीकार करा दी। ठीक है, कहते क्या तुमको हम ठीक ही करते हैं, बहुत हमने प्यार समझा लिया सबको। तो इस तरह ये सब कार्य उसने एक साल के भीतर, सत्ता में आने से एक साल के भीतर ही उसने अपनी क्वालिटीज से, अपने कार्यों से साबित कर दिया कि भले ही वो एक प्योर अफगानी माता का पुत्र नहीं है, लेकिन वो एक प्योर अफगानी कॉलेज सुल्तान बनने की उसमें सारी क्वालिटियाँ हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए उसने एक साल के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रोल कर लिया, अपने जो इंटरनल जो प्रतिद्वंदी थे उनको समझौता कर लिया या उसे अधीनता स्वीकार करा ली, और अपने अनुयायियों की अच्छे पद देकर उनकी शक्तियों को बढ़ाया। लेकिन अब जो दूसरा कारण था, उसके कारण जो आ रहा था अमीर, जो नोबल्स थे, जो अमीर थे, अब कह रहा था इनको कंट्रोल करना है। ये क्यों डिसाइड करेंगे कि सुल्तान को क्या करना है क्या नहीं करना है? क्योंकि देखिए अब इसने पहले इनका कैरेक्टर एसिग्नेशन करने के समझने के लिए अमीर हैं कौन। पहली बार इसने देखा कि ये तो एक तो अपने आप में स्वतंत्र हैं, ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र हैं, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, शक्तिशाली हैं, विद्रोह कर देंगे, शक्तिशाली भी हैं, विद्रोह कर देंगे। विद्रोह करने, क्योंकि इनके पास अपनी पर्सनल सेनाएं भी हैं, तो उस विद्रोह को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार इसने कहा स्वतंत्र हैं, ताकतवर हैं, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए। इसलिए उसने, कहा जाए, इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर, दिल्ली सल्तनत में दूसरा अलाउद्दीन आ गया था। अलाउद्दीन की दो पॉलिसीज इसने बहुत अच्छी तरह अपनाई थी, एक तो राजत्व का सिद्धांत और दूसरा गुप्तचर व्यवस्था, बहुत अच्छी तरह इसने प्रॉपरली फॉलो की। पहली बार राजत्व के सिद्धांत में उसने बिल्कुल उसी तरह कि सुल्तान ही सब कुछ है और इनकी जातिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिक विचारधारा को कंट्रोल करें,
देखिएगा जो वर्ड से बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। जातिगत स्वतंत्रता, जो अपने आप को ही जातिगत महानता बताता है कि अब हम अफगान हैं, सुल्तान भी हमारे आगे झुकता है, अफगान सुल्तान हमारे बीच से चुना जाएगा और हम अमीर हैं, अफगानी अमीर हैं। तो ये इनकी जातीय महानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसने कंट्रोल करने की कोशिश की और इसने अपना एक राजत्व का सिद्धांत बना दिया, जो हूबहू अलाउद्दीन राजत्व का सिद्धांत बनाया, जो हूबहू अलाउद्दीन के सिद्धांत पे कहीं ना कहीं मैच कर रहा था। उसने क्या किया, स्वयं सिंहासन पर बैठने लगा और स्वयं सिंहासन बैठेगा और दरबारियों और अमीरों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, अमीरों के लिए रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि भाई कल से 10 बजे ऑफिस खुलेगा, आई वांट एवरीवन प्रेजेंट एट 10 AM। ओके, सबको 10 बजे ऑफिस आना है। तो इसी तरह उसने अमीरों पर एक पूरा तरह से रूल्स रेगुलेशन बना दिए और उनको बाध्य कर दिया कि आपको सुल्तान की नीतियों पे चलना है और सुल्तान की आज्ञा को मानना है और मानना ही है। और उन्होंने और इस नियम को उसने कठोरता से पालन किया। दूसरी बात, उसने कहा कि जितने भी अमीर हैं अपना फाइनेंशियल पासबुक सबमिट करें, बैंक स्टेटमेंट सबमिट करें, ठीक है। सबकी आय व्यय के लेखा मांग लिया कि बहुत तुम लोगों ने गबन किया है, थोड़ा सा जो तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है इसको कंट्रोल करते हैं और सबको अपने बैंक स्टेटमेंट बैंक पासबुक कल जमा करेंगे। और उसने कहा सारे अमीरों को कहा कि अपने आय व्यय का लेखा सारा सबमिट करिए और यदि कोई गबन आएगा तो उसको पूर्ण रूप से दंडित किया जाएगा। इसी में जौनपुर का जो इनका कहा जाए राजस्व नियुक्त किया, राजस्व वसूल करने के लिए नियुक्त किया था, शायद उसका नाम मुबारक लोधी था। इस पर गबन का आरोप लगता है तो इसको काफ़ी दंड देता है और इसको मजबूर कर देता है कि जितना गबन का पैसा है वो राजकोष में दोबारा सबमिट करवाए, अन्यथा आपको कार्रवाई कर दी जाएगी, ठीक है। तो मुबारक लोधी, इस तरह एक क्या इफेक्ट पड़ा, आय व्यय का कंट्रोल हो गया, शक्ति कंट्रोल हो गई और उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया कि इतनी तरह रूल फॉलो कर दिए कि मैं सुल्तान हूँ, तुम दरबारी हो, इस बात को भूलना नहीं। तो इसका 1-2 एग्जाम्पल सामने आते हैं, 2 एग्जाम्पल क्या, एक ही एग्जाम्पल है। चौगान खेलते टाइम कुछ अमीर आपस में लड़ बैठते हैं और सुल्तान सामने सिंहासन बैठे हैं और ये लोग दरबार में चौगान खेल रहे हैं, आपस में मतलब हाथापाई शुरू हो जाती है। सुल्तान इतना क्रोधित होता है कि सारे जितने भी अमीर लड़ रहे होते हैं सबको तत्काल कोड़े से मरवाता है और कुछ को कारावास भी करवा देता है, ठीक है, कुछ को। देखिए किस तरह उसने धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश की कि सुल्तान हम हैं, भूलना नहीं, ये नहीं कि तुमने चुनाव किया तो कभी भी हटवा दोगे, हटवा के दिखाओ दम है तो। उसके बाद यही हुआ, अमीर षड्यंत्र रचने लगे कि अब सुल्तान को हटाना पड़ेगा, ये तो हमको पता, सबके सामने कोड़े लगवा दिए, अब इनको हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने किया षड्यंत्र किया, अमीरों ने षड्यंत्र क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है हम तुमको हटा के फतेह खान जो इसका पुत्र था इसको हम गद्दी पर बैठा देंगे। और इसमें जो 22 अमीर सम्मिलित थे, 22 अमीरों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि हम फतेह खान को बता देंगे, फतेह खान को बैठा लेंगे गद्दी पर। लेकिन फतेह खान ने एक कहा जब भूल कुछ, देखिए जिसके 2 ओपिनियन सामने आ रहे हैं। तो कुछ लोग राइटर्स लिखते हैं कि फतेह खान ने अपनी ये बात अपनी माता से बता दी थी, जेबन से, और माता, इसकी माता उसकी माता दोनों सेम ही तो थी, तो माता के कारण, माता को पता चल जाने का सुल्तान की बात पता चल जाती है और सुल्तान इन 22 अमीरों को निर्वासित कर देता है या फिर इसका वध करवा देता है। और इसके बाद इतना भय व्याप्त हो जाता है दरबार में कि कभी भी कोई अमीर इसके शासनकाल में विद्रोह करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक, क्योंकि मैंने निर्वासित और वध किए के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताए गए हैं। तो अमीरों को इस प्रकार दंडित करता है कि इसके बाद जीवन में कभी भी अमीर विद्रोह करने की कोशिश नहीं करते। सारे नोबल्स राइट टाइम है, अब सब कोई 10 बजे ऑफिस आ जाता है, ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते। लेकिन अब इसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू का है। एक तो कहते हैं अपनी मम्मी को बता दिया तो मम्मी ने सबको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि सिकंदर लोदी की, मैंने कहा अलाउद्दीन के टाइम राजस्व सिद्धांत पढ़ रहा था, तो अलाउद्दीन के टाइम गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत कारगर थी।
ठीक। सिकंदर लोदी ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अपडेट करके रखी थी। हर अमीर के घर में, हर दुकान पे, हर मार्केट में, हर सबके कॉन्टैक्ट में उसने अपने गुप्तचर बना रखे थे। अब गुप्तचर बनाने से सुल्तान को सटीक जानकारी बिल्कुल मिल रही, बिल्कुल ताज़ी नई से पर डे की जानकारी उसको बिल्कुल सटीक मिल रही थी। तो अमीरों में इतना खौफ आ गया था कि हम सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रचेंगे तो सुल्तान सबके सामने कोड़े ही मरवाएगा या फिर वध करवा देगा। तो अब विद्रोह नहीं हो रहे थे, यानी कि अब इसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी टाइट थी कि लोगों का मानना था कि सुल्तान को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं जिससे उसे ये सब सूचनाएं मिल जाती हैं। दो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे। एक तो कहते थे कि सुल्तान को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं, और दूसरा लोग कहते थे कि सुल्तान को जिंदों से, जिंद वो टाइप के नहीं होते हैं पैरालॉजिकल एक्टिविटी, इसमें आप कुछ मन नहीं जानता, अरे जस्ट आप एक कार्यक्रम आया करता है अलिफ लैला, उसमें जो जिंद बोतल से निकलता है, ऐसा कुछ था, तो वही जिंद। ऐसा बताया गया कि जिंदों से उसको समाचार मिला करते थे, ठीक है, गुप्तचरों के माध्यम। कुल मिला के उसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी टाइट थी कि दो पॉइंट ऑफ व्यू समाज में एक र्यूमर्स के तौर पे आने लगे थे। पहला था कि सुल्तान को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि सुल्तान को जिंदों से समाचार मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे आप कि सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है। पहले तो अपने प्रतिद्वंदियों को समझौता करके प्यार से, मोहब्बत से और लड़ाई से किसी तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके बाद अमीरों को कंट्रोल कर लिया, अमीरों ने जहाँ षड्यंत्र रचा तो उनको ठीक भी कर दिया। अब इसके बाद गुप्तचर व्यवस्था बिल्कुल राइट टाइम हो गई, मतलब अपना स्थिति उसने बिल्कुल एक सुल्तान के तौर पे इस्टेब्लिश कर ली। इसके बाद क्या होता है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी वीडियो हो गया, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ आज। तो इसके बाद जो क्या, उसके सैन्य अभियान, उसका कैरेक्टराइजेशन, और उसके बाद इब्राहिम लोदी के जो सल्तनत की स्थिति बेकार हो जाती है, जो जितना सुधार सिकंदर लोदी के रहा, इब्राहिम लोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। दौलत खां, आलम खां, ये सब आते हैं, बाबर को इनवाइट किया जाता है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं अपनी राय अवश्य दीजिए, अपने कमेंट्स अवश्य बताइए, निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी कमेंट हो आप बताएं, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, उसका आंसर आप अवश्य बताएं, बिल्कुल सिंपलेस्ट है, आप कोशिश करिएगा, जल्द से आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।